नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो पे बात करेंगे हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि होने वाला है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो आज के इस वीडियो पे आपको इस पूरे चैप्टर से जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट पूरा समझने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं पूरा एकदम वन शॉट है और इससे बाहर आपके इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं बनेंगे, इसकी मेरी फुल गारंटी है। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद तो यार लाइक कर देना है और चैनल पर नया है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर पहला देखिए क्वेश्चन जो बनता है, इससे छोटा सा क्वेश्चन है और यहां पर ऐसा नहीं है कि मैं एक ही मतलब टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, शॉर्ट के भी होंगे और लॉन्ग के भी होंगे। तो हर प्रकार के प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ट्रिपैनोसोमा से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। तो देखिए ट्रिपैनोसोमा एक जीवाणु है, इससे कौन सा जो है रोग उत्पन्न होता है, तो यहां पर इसका होता है निद्रा रोग, ठीक है ना। तो इसका आप आंसर लिखेंगे कि ट्रिपैनोसोमा से अफ्रीकी निद्रा रोग नामक रोग उत्पन्न होता है और इसका वाहक होता है परपोसी जो कि है सीसी मक्खी, ठीक है ना। तो ये मतलब इस मक्खी के कारण होता है जो कि यहाँ पर दिया गया है। इसका परपोसी मतलब क्या है, इसका वाहक जो है क्या है, सीसी मक्खी। तो ये इसके द्वारा उत्पन्न होता है और यहाँ पर ये इसका जो रोग है वो है निद्रा रोग। तो याद कर लीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए क्वेश्चन ये आता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है नंबर 2। देखिए कहा गया इसमें कि फाइलेरिया रोग के कारक एवं वाहक के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। देखिए फाइलेरिया जो रोग होता है जिसे आप फाइलेरिसिस बोलते हैं, तो इसका कारक बताइए और इसका कौन सा जंतु के कारण होता है तो ये बताना है। तो देखिए इसका जो कारक होता है वो होता है विचेरेरिया बैंक्रोफ्राइटी, ठीक है ना, बैंकोफ्राटाई, इसको बोलेंगे निमेटोडा, ठीक है। और वहाँ की बात करें तो क्यूलेक्स मच्छर होता है जो मच्छर की एक प्रजाति है, तो इसके कारण होता है ये फाइलेरिया, ठीक है ना। जैसे एडीज मच्छर हो गया, इसके कारण डेंगू होता है। तो इसी प्रकार से ये क्यूलेक्स है जिसके कारण यहाँ पर फाइलेरिया बीमारी फैलती है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है 3rd नंबर। स्तनपान करने वाले बच्चे बोतल के दूध पीने वाले बच्चों से ज़्यादा रोग प्रतिरोधी होते हैं, ऐसा क्यों होता है। काफ़ी सिंपल है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि जो बाहरी दूध पीते हैं जो भी बच्चे होते हैं छोटे, वो ज़्यादा रोग प्रतिरोधी नहीं होते हैं, जबकि जो माँ का दूध पीते हैं वो ज़्यादा जो है मतलब मजबूत होते हैं या रोगों से लड़ने की उनमें क्षमता ज़्यादा होती है। इसका रीज़न क्या देखिए, तो स्तनपान करने वाले जो शिशुओं की माता से उन्हें पीयूष ग्रंथि द्वारा ऐसे रासायनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं, यानी कि जो माँ का दूध पीते हैं उनमें जो है रासायनिक जो पदार्थ होते हैं ना वो ज़्यादा उनको प्राप्त होते हैं। यहाँ पर बताया गया कि पीयूष ग्रंथि द्वारा, यानी कि माँ की पीयूष ग्रंथि द्वारा ऐसे रासायनिक पदार्थ उसमें मिले रहते हैं जो बच्चे की प्रतिरक्षा करते हैं और इस प्रकार के तत्व गाय भैंस आदि के दूध में नहीं पाए जाते। मतलब इस प्रकार के बाहरी जो दूध है वो उसमें क्या होता है, नहीं पाया जाता है। तो इस कारण बता सकते हैं, काफी सिंपल सा ये रीजन है और बहुत ही आसान सा, इतना तो आप कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से शॉर्ट के हैं। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इसी चैप्टर से तो पूरा चैप्टर यहाँ पर समझने वाले, ठीक है ना। यहाँ पर ये पूरा चैप्टर आज आपका समाप्त हो जाएगा। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा अंत तक वॉच करना है आपको। चलिए देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में विभेद बताइए। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, देखिएगा। तो शरीर की अपनी प्रतिरक्षा सक्रिय होती है क्योंकि इसके लिए उपयुक्त एंटीबॉडीज का निर्माण स्वयं शरीर में होता है और निश्चित प्रतिरक्षा के लिए एंटीबॉडीज तैयार करके दिए जाते हैं। मतलब सक्रिय प्रतिरक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में विभेद बताना है। तो यहाँ पर विभेद आपका मतलब अंतर है ना। तो शरीर की जो अपनी प्रतिरक्षा क्रिया होती है सक्रिय होती है क्योंकि इसके लिए उपयुक्त जो एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज मतलब जो दवाएं वगैरह होती हैं का निर्माण स्वयं शरीर में हो जाता है। मतलब जो सक्रिय प्रतिरक्षा होगी वो शरीर ऐसे मतलब एक प्रकार से वर्क करता है कि जैसे ही कोई बाहरी रोगजनक से सामना होगा तुरंत उसको नष्ट कर देता है। ये एंटीबॉडी शरीर में ही बन जाती है, ठीक है ना। और बात करें निषेधक प्रतिरक्षा के लिए एंटीबॉडी तैयार करके दिए जाते हैं। अब बात करते हैं अगला एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, CMI और HIV और NaCO का नाम बताइए। इनका मतलब फुल फॉर्म पूछता है क्वेश्चन, ऐसे करके आता है। तो देखिए जो CMI होता है, ध्यान समझिएगा, CMI इसका मतलब होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसको बोलते हैं सेल मेडिएटेड
इम्यूनिटी, ठीक है ना। और HIV को तो आप जानते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो कि एड्स बीमारी होती है इसके कारण। और बात करें NaCO की, यहाँ पर फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा बार ये पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो देखिए NaCO की नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो याद कर लीजिएगा, तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कहा गया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के योगदान का उल्लेख बताइए। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का क्या योगदान रहा है आपको इसमें बताना, ठीक है ना। देखिएगा, तो देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 ईस्वी में, कब 1929 में पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और इनका प्रमुख जो उपयोग होता है पेनिसिलिन का, वो किसमें? तो निमोनिया रोग के उपचार में किया जाता है, ठीक है ना। निमोनिया के उपचार में पेनिसिलिन का खोज किया जाता, उपयोग किया जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि इनका एक प्रमुख योगदान रहा है, जिसका मतलब ये बीमारी अच्छी तरीके से दूर की जा सकती है। तो इसको आप इतना ही लिखेंगे। इसके बाद चलिए अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इस चैप्टर से विसंक्रमण पर टिप्पणी लिखिए। देखिए मैं यहाँ पर पूरे क्वेश्चन आंसर के साथ लेके आया हूँ, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा वॉच करना है, कहीं भी इधर उधर आपको भटकना नहीं है कि आपको कहीं से देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से देखें, आंसर आप कहीं और देखें, तो ऐसा बिल्कुल यहाँ पर नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो चलिए इसको देखिए, विसंक्रमण पर टिप्पणी लिखे। बायोलॉजी में टिप्पणियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछ जाती हैं, आपको भी पता है। तो देखिएगा यहाँ पर, देखिए किसी स्थान या वस्तु से जीवाणुओं को पूर्ण रूप से समाप्त करना विसंक्रमण कहलाता है। मतलब किसी स्थान से अगर विसंक्रमण का मतलब है संक्रमण से मुक्त कर दें, ठीक है ना, संक्रमण से मुक्त कर दें। तो किसी स्थान या वस्तु से जीवाणुओं को पूर्ण रूप से समाप्त करना विसंक्रमण कहलाता है। जैसे ऑपरेशन थिएटर, शल्य चिकित्सा में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण, यंत्रों आदि को विसंक्रमित करने के लिए ऊष्मा, ताप, रासायनिक तथा छानने की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, ऑपरेशन थिएटर होता है, शल्य चिकित्सा है, या कहीं आप हॉस्पिटल में ही जाते हैं तो वहाँ पर अनेक प्रकार की जो है चीज़ें जो है यूज की जाती हैं। कहीं पर कोई दवाओं का यूज कर रहा है और उसमें अलग अलग सफाई कर रहे हैं, है ना। तो तमाम प्रकार के जो ये चीज़ें हैं, है ना, ऊष्मा हो गई, तो इसके द्वारा जो ये मतलब साफ सफाई की जाती है, वो आपका विसंक्रमण कहलाता है। मतलब जीवाणु मुक्त करना कुल मिलाकर एक प्रकार से विसंक्रमण की श्रेणी में आता है। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट आपको क्या लिखना, देखिए शल्य चिकित्सा में प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों एवं उपकरणों को ऑटोक्लेव में 110 से 120 सेंटीग्रेड तक 15 पाउंड दाब पर 15 मिनट लगभग रखकर इसको विसंक्रमण किया जाता है इसका, ठीक है ना। तो ये होता है आपका इस प्रकार से विसंक्रमण। तो इस प्रकार से ये होता है विसंक्रमण, ठीक है ना। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर है, एंटीजेंस तथा एंटीबॉडीज में अंतर बताइए या अंतर दीजिए, ठीक है ना। तो एंटीजेंस क्या होता है और एंटीबॉडीज क्या होता है, इन दोनों में अंतर आपको देना है। चलिए जानते हैं। देखिए एंटीजेंस ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो प्रतिरक्षी तंत्र अर्थात एंटीबॉडीज को उत्तेजित करते हैं। क्या करते हैं? एंटीजेंस ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो प्रतिरक्षी तंत्र अर्थात एंटीबॉडीज, यानी जो शरीर की हमारी रक्षा करते हैं, उनको बोलते हैं एंटीबॉडीज, है ना। बाहरी चीज़ें, दवाओं हो गई, ये सब चीज़ें, तो एंटीबॉडीज को उत्तेजित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एंटीजेंस कहलाते हैं। ये अमीनो अम्ल या कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं। किससे बनते हैं? एमिनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों से मिलकर बनते हैं एंटीजेंस, जो कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज जो भी होती हैं वो कार्य करती हैं। बात करें नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, तथा इनमें एक या अधिक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, एक से अधिक हो सकते हैं या एक हो सकता है डिटर्मिनेंट क्षेत्र होते हैं, जो कि एंटीबॉडी 2 या 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर ये बनी होती हैं, ठीक है ना। तो इसको कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटीजेंस एवं एंटीबॉडीज में अंतर, मतलब अंतर ऐसे नहीं लिखना कि आप सोचे कि 20 से लाइन खींचकर अलग अलग अंतर लिखना, आप ऐसे ही लिखेंगे। ये आपका जो है 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, 2 नंबर के लिए। तो 2 नंबर में सिर्फ आपको ऐसे ही लिख के चले आना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो कर लीजिएगा, ये पूरे आपको मैं यहाँ से 8 क्वेश्चन चलिए करा चुका हूं। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टीकाकरण आपने नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, हर बार सुनते हैं टीकाकरण क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो वैक्सीन अथवा टीका प्रायः क्या होते हैं? कोशिका निलंबन होता है, ठीक
ठीक है, कोशिका निलंबन होता है अथवा यह कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है जो प्रतिरक्षण कर्मक या के रूप में, ठीक है ना, प्रयोग किया जाता है। वास्तव में बात करें तो जो वैक्सीन होती है, मतलब आप देखते हैं ना टीका, जैसे कोई दवा है, कोई दवा का डोज है, वो किसी व्यक्ति को दिया जाता है ना, इंजेक्शन के द्वारा, जैसे डॉक्टर देते हैं, तो वो टीकाकरण होता है। लेकिन लिखने की भाषा क्या होनी चाहिए, तो लिखेंगे वैक्सीन अथवा टीका प्रायः कोशिका निलंबन होता है अथवा यह कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है जो प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में वैक्सीन प्रतिजनों का तैयार घोल होता है जो इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराने पर विशिष्ट प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करके शरीर में सक्रिय कृत्रिम प्रतिरोध क्षमता या प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। यह क्रिया टीकाकरण कहलाती है ना। तो मतलब बाहरी चीजों को, जैसे जो भी दवा हैं, जो भी एंटीबॉडीज हैं, उनको क्या करना है, उनका एक घोल होता है। आप देखते होंगे जो दवा होती है उसको सिरिंज में यानी इंजेक्शन के थ्रू डॉक्टर जो है हमारी बॉडी में प्रवेश कराते हैं और ये कहलाती है प्रक्रिया आपकी टीकाकरण, ठीक है ना। तो लिखने का तरीका आपको पता है कैसे लिखना है, आप अच्छे तरीके से ऐसे ही पूरा इसको लिख के आइएगा। जब आपसे पूछेगा कि टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए तो आपको फिर ऐसे लिखना है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है संक्रामक रोग पर टिप्पणी करिए। इस चैप्टर से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संक्रामक और असंक्रामक रोग। तो चलिए जानते हैं संक्रामक रोग क्या होता है, फिर यहाँ पर आपको जो है कैसे लिखना है। देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर देखिए, तो ये रोगाणुओं के संक्रमण से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं या रोग हैं जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल सकते हैं। क्षय, जैसे कि यहाँ पर क्षय रोग की बात करें, यहाँ पर टीबी इसको बोलते हैं, ठीक है ना, क्षय रोग को। फ्लू हो गया जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, नजला, जुकाम, मलेरिया, है ना, इस प्रकार के, और डेंगू, चेचक, प्लेग, खसरा, एड्स, ये सभी एक प्रकार की क्या है, संक्रामक बीमारियां होती हैं या संक्रामक रोग होते हैं। ये कैसे फैलते हैं, तो इनका जो संक्रमण है ये इनका संक्रामक किसी माध्यम से होता है, जैसे कि भोजन हो गया, वायु हो गया, पानी हो गया, है ना, हवा के द्वारा भी फैल जाते हैं। और बाकी का बात करें, पानी हो गया, किसी का मतलब टच के हम लोग, अगर कोई व्यक्ति जैसे संक्रमित है इन बीमारियों से और अगर उसके टच में हम जाएंगे तो ये बीमारी हो सकती है, ठीक है ना। संक्रामक रोग मतलब जो बीमारियां हैं इतनी, इनमें से अगर किसी व्यक्ति को है उसके टच में अगर हम गए तो ये बीमारियां हमें भी हो सकती है। इसको आप समझ सकते हैं, ये होता है संक्रामक रोग, ठीक है ना। तो इसको कर लीजिएगा। इसके बाद अगला एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है अमीबीय पेचिश पर टिप्पणी करिए। इसी चैप्टर से मानव स्वास्थ्य एवं रोग से। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे इसका आंसर देना है। क्या होता है, अमीबीय पेचिश एंट अमीबा हेस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होती है और यह आंत्र में विकर स्त्रावित करके घाव पैदा कर देता है और इन घावों से रक्त, म्यूकस आदि मल के साथ पेचिश के रूप में बाहर आता है और यह रोग संक्रमित भोजन एवं जल द्वारा दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है और इसका सबसे बड़ा कारण घरेलू मक्खियां हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अमीबीय पेचिश। देख सकते हैं छोटा सा क्वेश्चन, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तैयार करने में, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इंटरफेरॉन। तो इस चैप्टर का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि छूट जाए, बस आपको पूरा अंत तक देखना है। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं पूरा समाप्त कर दूंगा, ठीक है ना। इससे बाहर आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। तो इंटरफेरॉन को देखिए क्या होता है, यह वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है इंटरफेरॉन, ठीक है ना, जो इन कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखता है और इसका प्रयोग रोग निवारक के रूप में किया जाता है, मतलब रोगों से लड़ने के लिए, ठीक है ना। यह अंतः कोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोकता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरफेरॉन, क्योंकि क्या करता है, ये बाहर से आने वाले जो विषाणु हैं उनको रोकता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे इंटरफेरॉन, ठीक है ना। तो इतना कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, अब स्वास्थ्य से संबंधित एक यहाँ पर आपका परिभाषा या टिप्पणी है जिसको बोलते हैं प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा क्या होती है, चलिए जाने। यहाँ पर देखिए क्या होती है प्रतिरक्षा, तो किसी भी प्राणी के शरीर में शरीर द्वारा, ठीक है ना, कोई व्यक्ति है या प्राणी है, कोई जंतु है, अगर उसके शरीर द्वारा किसी रोगजनक के प्रतिरोध उत्पन्न करने से रोकने की शक्ति होती है, उसको बोलेंगे हम प्रतिरक्षा। मतलब हमारे बॉडी के अंदर कोई ऐसी शक्ति जो बाहर से आने वाले रोगों से लड़े, उसको बोलेंगे क्या, प्रतिरक्षा बोलेंगे, ठीक है ना। जिस व्यक्ति के शरीर में यह शक्ति होती है उसे रोगक्षम या प्रतिरक्षित कहते हैं। तो ये होता है आपका इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा, ठीक है ना। तो इतना कर लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है ओपियाइड्स।
ओपियाइड्स क्या होता है देखिए, तो यह एक नशीली दवाओं का समूह होता है, टिप्पणी लिखने के लिए इसमें भी आता है। इसके अंतर्गत अफीम, हेरोइन, स्मैक, मार्फिन, कोडीन आदि नशीली औषधियां शामिल हैं। आमतौर पर इसका प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं और इन्हीं को बोलते हैं ओपियाइड्स, ठीक है ना। तो इतने क्वेश्चन जो कि मैंने बता दिए इस चैप्टर से, पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो